नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी सबकी तैयारी भी बहुत अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। मैं स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस से हूँ और दोस्तों हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। उसमें हमारे कई टॉपिक हो चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है इतने दिनों से तो आप लोग बोल रहे थे कि आपका सब्जेक्ट पॉलिटी है, आप पॉलिटी पढ़ाइए। जब पॉलिटी शुरू की है तो मुझे ऐसे लगता है ज्योग्राफी को तो लोग बड़ा इंटरेस्ट से देख रहे थे, लेकिन पॉलिटी में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों को है नहीं, या फिर मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को सबको पॉलिटी बहुत अच्छे से आती है शायद। तो देखते हैं एक दो वीडियो और डाल के, अगर आपका रेस्पॉन्स नहीं रहा तो फिर कोई देखते हैं। और पॉलिटी में हमारे कई टॉपिक हो चुके हैं दोस्तों। ज्योग्राफी भी, अगर आपने अभी तक ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है या ज्योग्राफी के आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो पूरी की पूरी ज्योग्राफी, लगभग एक दो टॉपिक बच रहे हैं, लगभग ही हो गई है। शॉर्ट नोट्स से मैंने मेरे नोट्स से पढ़ाई है, आप एक बार देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, और आपको पसंद आए तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। बाकी तीनों ग्रेड की, जैसे मेरा तीनों ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है तो मैंने तीनों ग्रेड की रणनीति भी चैनल पे बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री में हम शुरू कर रहे हैं, लगभग थोड़ा छोटा, ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि जितना भी है इसमें बढ़िया क्वेश्चन बनता है प्रधानमंत्री का, और इजी भी है, कोई कठिन टॉपिक नहीं है, तो आपको पढ़ लेना चाहिए इसको, सारे को एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री देखिए, हमारे देश में, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, आपको पता ही है, और हमने संसदीय शासन व्यवस्था इंग्लैंड से ली है, ये भी हमने आपको बता दिया है कि हमारे जो संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र का या कार्यकारी प्रमुख होता है, और जो वास्तविक कार्यकारी शक्तियां होती है वो किसके हाथों में होती है, प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। और राष्ट्रपति तो जैसे जैसे प्रधानमंत्री कहता है वैसे वैसे ही कार्य अपने करता है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसे पूछ लेता है पहला सही है, दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, ऐसे तो उसमें ध्यान रखना है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार ये हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। मतलब राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और मंत्री परिषद का हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार, देखिए, ही कार्य करेगा, ही लिखा हुआ है, सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। कुछ ही चीजें हैं जो अपने स्वविवेक से करता है, बाकी तो यूं का यूं, जैसे जैसे मंत्री परिषद सलाह देती है, प्रधानमंत्री सलाह देता है, वैसे ही ये कार्य करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति देखिए, अब एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था कि प्रधानमंत्री किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, चयन किया जाता है, या और एक और ऑप्शन था, तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, चयन नहीं किया जाता और ना मनोनीत किया जाता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। पूछेगा आपसे कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो मंत्रियों की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता तो राष्ट्रपति है, लेकिन मंत्रियों की नियुक्ति तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने हेतु स्वतंत्र नहीं है। किसी भी मंत्री को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जिन राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता हो, जैसे लोकसभा में जिस दल का बहुमत, जैसे अभी अपने बीजेपी का बहुमत है, तो बीजेपी के ही अध्यक्ष, बीजेपी के ही दल के नेता को, जो कि मोदी जी हैं, उसको ही प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, अपने मन से नहीं कर सकता किसी को भी। और इसमें क्या क्राइटेरिया है कि लोकसभा में जिस दल का गठबंधन के पास कम से कम 272 सीटें हो, मतलब आधे से एक ज़्यादा हो, जैसे 543 सीटें हैं तो 544 होता है, ये दो आधे से एक ज़्यादा। प्रधानमंत्री नियुक्त करने हेतु बाध्य है। कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपने स्वविवेक से ही कर सकता है। देखिए, नियम तो ये है कि जिस दल का लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन कई परिस्थितियां ऐसी बनती है जिसमें राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग भी कर लेता है। अब वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं कि जब लोकसभा में किसी एक दल को, जैसे लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा कि जो सबसे बड़ा दल है या जो सबसे बड़ा गठबंधन बना हुआ है उसके नेता को क्या कर देगा, प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा राष्ट्रपति, ठीक है। ये राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति है, और इसका प्रयोग राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने मोरारजी देसाई की 1979 में, जब मोरारजी देसाई वाली
वाली बीजेपी पार्टी, जनता पार्टी की सरकार के जब पतन हो गया था तो उसके बाद चरण सिंह को इस वाले से प्रधानमंत्री बनाया था। ठीक है, कोई सी भी सरकार को बहुमत नहीं मिला था, तब इनने क्या किया था, चरण सिंह को बना दिया था। जब बहुमत दलीय गठबंधन में कोई निश्चित नेता ना हो तो समान रूप से प्रभावशाली नेता हो तो राष्ट्रपति जिसको चाहेगा उसको प्रधानमंत्री बना देगा। कोई भी गठबंधन में कोई एक निश्चित नेता नहीं हो, जैसे मान लो अभी बीजेपी में मोदी जी नहीं हो और सारे के सारे ही एक जैसे ही लग रहे हो तो राष्ट्रपति जिसको चाहेगा उसको प्रधानमंत्री बना देगा। ये उसके स्वविवेकीय संबंधी अधिकार है। जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए, जैसे कि इंदिरा गांधी की अचानक मृत्यु हो गई थी 1984 में, तो समझ में नहीं आ रहा था किसको बनाए, तो ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया था कि राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था, है ना। और प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। हम आगे पढ़ेंगे कि राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री बने हैं, तो ऐसा कोई नहीं है कि लोकसभा से ही हो, किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री का कार्यकाल हो देखिए, अनुच्छेद 75(2) में क्या कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। बिल्कुल करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब होता है कि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, चाहे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पे ही मंत्रियों को नियुक्त करता है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वो पद धारण करते हैं। यही उपबंध प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। जब तक लोकसभा में प्रधानमंत्री को विश्वास प्राप्त होता है तब तक वो पद पर बना रहता है। अर्थात जब प्रधानमंत्री को लोकसभा में विश्वास प्राप्त है तो राष्ट्रपति उसको बर्खास्त नहीं कर सकता, याद रखना है। सामान्यतः प्रधानमंत्री अपने पद ग्रहण की तिथि से नवीन लोकसभा के बाद मंत्रिपरिषद के गठन तक अपने पद पर बना रहता है। मान लो अब मोदी जी का कार्यकाल खत्म होगा तो जब नई मंत्रिपरिषद बनेगी और वो पद ग्रहण करेगी तब तक मोदी जी अपने पद पर रहेंगे। प्रधानमंत्री अपनी पदावधि के दौरान कार्यकाल से पूर्व भी राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर पदमुक्त हो सकता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने पर उसको त्याग पत्र देना पड़ता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की शपथ, ये बहुत बार एग्जाम में आता भी है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करने से पहले पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। प्रश्न ऐसे आता है कि प्रधानमंत्री किसकी शपथ लेते हैं, तो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां, प्रधानमंत्री एक तो देखो सिंपल सा ये हो गया कि मंत्रियों को जो नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, उसकी सिफारिश कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। मंत्रिपरिषद का प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री ये फैसला करता है कि कौन कौन मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। अभी आपको बताया जाएगा मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर भी। मंत्रिमंडल के सदस्य कौन कौन होंगे ये प्रधानमंत्री तय करता है। मंत्रिपरिषद का गठन करना प्रधानमंत्री का सबसे प्रमुख कार्य होता है। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रियों को विभिन्न विभागों को आवंटित करता है। जितने भी विभाग, ये किस विभाग में जाएगा, ये किस विभाग का होगा, सारे के सारे विभाग कौन आवंटित करता है, मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री करता है। और अगर उनमें कुछ फेरबदल करना हो तो भी कौन करता है, प्रधानमंत्री ही करता है। किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने और उसे बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ही देता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। वही बात हो गई कि संसदीय शासन व्यवस्था में एक साथ तैरेंगे और एक साथ डूबेंगे। अगर प्रधानमंत्री ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है। प्रधानमंत्री शासन के समस्त विभागों में समन्वय स्थापित करता है। प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता व शासन का केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र के साथ ही मंत्रिपरिषद स्वयं ही भंग हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि हमने राष्ट्रपति पढ़ा तब भी पढ़ा था ये कि अनुच्छेद 78 के तहत, ये अनुच्छेद भी पूछा जाता है, इसको आप अनुच्छेद को भी याद रखना। अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य करता है। प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि वह राष्ट्रपति को सलाह देकर विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करवाता है, जैसे महान्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष व सदस्य, वित्त विभाग के अध्यक्ष, अध्यक्ष और नियंत्रण महालेखा परीक्षक के। देखिए प्रश्न कई बार ऐसा आता है, महान्यायवादी की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा,
प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, इस तरीके से प्रश्न आता है। इसलिए आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रपति को सलाह देकर विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे महान्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, और नियंत्रण कैग को आदि। अब देखिए, एक ये पूछता है कि प्रधानमंत्री से संबंधित कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 78 में है, ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कोई सूचना मांगता है तो ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कोई सूचना मांगता है तो ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो सारी की सूचना राष्ट्रपति को देगा। तो ऐसे प्रश्न आता है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 18 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं कि वो जो राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचना प्रधानमंत्री को देगा ही देगा। ठीक है। संसद के संबंध में देखिए, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, हमको पता ही है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने और सत्र अवसान करने से संबंधित परामर्श देता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को किसी भी समय लोकसभा भंग करने की सिफारिश दे सकता है, और प्रधानमंत्री संसद में सरकार की नीतियों की घोषणा भी करता है। यहाँ से कोई क्वेश्चन इतना नहीं बनता है। अब देखिए, अन्य शक्तियां और कार्य, आपको पता ही है नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। इसको तो आपको याद ही रखना है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। प्रधानमंत्री देश की विदेश नीति को मूर्त रूप प्रदान करता है। प्रधानमंत्री विदेशों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। वैसे विदेश नीति का आपको स्टार्टिंग में जो विदेशी संबंधों से संबंधित विदेश नीति का जनक होता है वो स्टार्ट करने वाले वो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्री तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। वैसे तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्र का नेता होता है। प्रधानमंत्री की शक्तियां, डॉक्टर अंबेडकर ने प्रधानमंत्री की स्थिति के संबंध में कहा था कि यदि हमारे संविधान में किसी शासन अधिकारी की तुलना अमेरिका के अध्यक्ष से की जा सकती है तो वह प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति नहीं है। ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे आता नहीं है कि ये किसने कहा था। भारतीय प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति क्या है? प्रधानमंत्री के दल को लोकसभा में कैसी स्थिति प्राप्त है? यदि प्रधानमंत्री मिलीजुली सरकार या बाहरी समर्थन पर टिकी अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहा है तो प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर होती है। एक दलीय सरकार का प्रधानमंत्री ही शासन के वास्तविक प्रधान के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्री दल को लोकसभा में कैसे स्थिति, जैसे हमारे अभी वर्तमान में मोदी जी है प्रधानमंत्री, तो लोकसभा में उनको पूरी की पूरी तरीके से बहुमत प्राप्त है, तो वहां पर उनकी वास्तविक जो स्थिति है वो मजबूत होगी। प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत कुछ सीमा तक अपने व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। अब आपको पता ही है, जैसे वर्तमान में मोदी जी है, इंदिरा गांधी रही है, तो इनकी क्या छवि विदेशी तौर पर भी बहुत ही मजबूत थी, तो उसका भी प्रधानमंत्री का फर्क पड़ता है कि उनका व्यक्तित्व कैसा है। उनका व्यक्तित्व अगर ऐसा है, शक्तिशाली है, तो देश की शासन व्यवस्था बहुत अच्छे से चलती है। प्रधानमंत्री की इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसके राजनीतिक दल या उसके राजनीतिक गठबंधन में किस प्रकार की स्थिति प्राप्त है। प्रधानमंत्री की तत्कालीन स्थिति पर भी निर्भर करता है और उसकी सफलताओं पर भी निर्भर करता है, तो उसने पिछली कितनी सफलताएं अर्जित की है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न बनता है, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि कम से कम ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं पिछला जहाँ पे इसमें से क्वेश्चन नहीं बना हो कि राज्यसभा से बनने वाले प्रधानमंत्री कौन कौन से हैं। 66, 96, 97 और 49, ये ध्यान रखना। इंदिरा गांधी, देवगौड़ा, गुजराल और मनमोहन 4 ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने थे। इंदिरा गांधी पहली बार बनी थी, प्रधानमंत्री बनी। अब इसमें देखिए, पहले तो ऐसे सिंपल सा ही प्रश्न पूछ लेते थे कि राज्यसभा से कौन कौन से प्रधानमंत्री बने हैं, है ना, कौन कौन से राज्यसभा के सदस्य प्रधानमंत्री बने हैं। तो इंदिरा गांधी हो गई, एच डी देवगौड़ा हो गए, इंद्र कुमार गुजराल हो गए, मनमोहन सिंह हो गए। वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग एग्जाम में ये प्रश्न आता ही आता है। अब क्या किया है, थोड़ा सा पॉलिटिक का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज किया है, तो क्वेश्चन तो ये आएगा ही आएगा। अब इसमें ही थोड़ा सा वो अंदर घुस जाते हैं
कैसे घुसते हैं कि जैसे देखिए, इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो वो ये पूछता है कि कौन कहाँ का सदस्य था, लोकसभा कौन सी विधानसभा से थे, क्या थे। देखिए, प्रधानमंत्री बनी थी तो वह उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य थी, इसको याद रखना है। एचडी देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने थे तब वे कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे, बाद में कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य बने। इसी प्रकार इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने तो वे बिहार से राज्यसभा सदस्य थे। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो असम से राज्यसभा सदस्य थे। अब प्रश्न ये पूछता है कि कौन सा प्रधानमंत्री है जो राज्यसभा बनने से पहले विधानसभा के सदस्य थे, राज्यसभा सदस्य बनने से पहले विधानसभा के सदस्य थे और वो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने। ये प्रश्न अब आप एग्जाम आपके पास जो भी बुक हो उसमें देख लेना, पूछा ये गया है जिसमें देवगौड़ा थे, क्योंकि देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने। ऐसे कौन से राज्यसभा से सदस्य बनने वाले प्रधानमंत्री हैं कि जो पहले उससे विधानसभा के सदस्य थे, तो एचडी देवगौड़ा ही हैं। जब प्रधानमंत्री बने थे उससे पहले कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे, क्योंकि बाद में उन्हें कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य बने, लेकिन उससे पहले क्या थे, वो विधानसभा सदस्य थे। अब देखिए, इंदिरा गांधी आपको पता है, इसको आपको ऐसे याद रखना है कि ये यूपी से राज्यसभा सदस्य थी। एचडी देवगौड़ा कर्नाटक से थे और इससे पहले ये कर्नाटक विधानसभा से थे, ध्यान रखना है, इसको इम्पोर्टेंट है। इंद्र कुमार गुजराल थे, वो बिहार से थे, ये याद रखना है। और जो मनमोहन सिंह थे वो असम से थे। ठीक है, ठीक है ना। अब ये याद रखना है आपको, असम की स्पेलिंग तो सही है ना, पता नहीं, देख लेना आप। असम से थे, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने थे वह संसद के किसी सदन के सदस्य, आजकल देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, वो सिंपल क्वेश्चन पूछने का तो पैटर्न रहा ही नहीं। पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तब वे संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं थे, बाद में लोकसभा के सदस्य बने। इस प्रकार दो प्रधानमंत्री हैं, पीवी नरसिम्हा राव और एचडी देवगौड़ा, जो पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन 6 माह के अंदर उन्हें दोनों में से, अब देखिए ये क्राइटेरिया होता है कि अगर संसद का किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। तो ऐसे दो प्रधानमंत्री हैं, एक तो पीवी नरसिम्हा राव है जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, और एचडी देवगौड़ा है, क्योंकि एचडी देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने तो वो कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे, बाद में उन्हें राज्यसभा की सदस्यता ली थी। ये याद रखना है। इंदिरा गांधी यूपी से थी, देवगौड़ा कर्नाटक से थे, इंद्र कुमार गुजराल बिहार से थे और मनमोहन सिंह असम से थे। ये तो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। पूरे प्रधानमंत्री में अगर कहीं से विशेष इंपॉर्टेंट है तो वो यही चीज है। ठीक है, भारत के 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं, ये देखिए फैक्चुअल चीजें हैं। आजकल वो थोड़ी सी ऐसी ही चीजें पूछता है, थोड़ा घुमा घुमा के, इसमें से तो एक क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ। ठीक है ना, इसको अच्छी तरह पढ़ लेना, अच्छी तरह याद कर लेना। ऐसे प्रश्न पूछता है कि भारत के 3 प्रधानमंत्री ऐसे थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, तो जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे और इंदिरा गांधी की थी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री के आपको पता ही है, ताशकंद जब समझौता हुआ तो उसी दिन उसी रात को इनकी मृत्यु हो गई थी। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ और उसी की नाइट में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए ये थोड़ा सा याद रखना है, गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी, इसको याद रखना है, मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। एक मिनट रुकिए दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार मत कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेहनत बहुत हो रही है, वक्त बिल्कुल भी नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वीडियो बन रही है और घर में शादी है 20 तारीख की, फिर भी व्यस्तता में भी आपके लिए वीडियो बन रही है कि आपको गैप नहीं आना चाहिए। चौधरी चरण सिंह एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में एक बार भी संसद का सामना नहीं किया है, ये तो आपको वैसे याद रखना है नॉलेज के लिए। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी सबसे कम उम्र के और मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे, 13 दिन रहे थे। अब देखिए, राजकुमारी अमृत कौर केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाली पहली महिला मंत्री थी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। भारत के प्रधानमंत्री विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते
है। एक देखिए, इनको दोनों को याद करो ना करो, इसको याद रखना। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो ये एग्जाम में आया है, मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो विश्व भारती विश्वविद्यालय जो पश्चिम बंगाल है के कुलाधिपति होते हैं। एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसके कुलाधिपति प्रधानमंत्री हैं। बाकी ये इसलिए याद रखना है कि जितने भी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं वो सारे के सारे कौन हैं, राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन देखिए, एकमात्र ये इसलिए याद रखना है कि भारत के जो एकमात्र ये वाला विश्वविद्यालय है जिसके कुलाधिपति भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, एकमात्र, इसलिए इसको याद रखना है। एग्जाम में आया हुआ है और मेरा खुद का गलत हुआ था, ये 2020 वाली शायद फर्स्ट ग्रेड में आया था। कैबिनेट मंत्री के रूप में जगजीवन का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है जबकि एच.आर. खन्ना का कार्यकाल सबसे कम रहा है। इसको कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, भारतीय संविधान में केवल 3 अनुच्छेद, अनुच्छेद 74, 75, 78 जिसमें प्रधानमंत्री का उल्लेख है, इसको आपको याद रखना है। मोरारजी देसाई एकमात्र प्रधानमंत्री है जिन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बी.डी. जत्ती ने शपथ दिलाई थी। ज़्यादा फैक्ट तो खैर याद नहीं हो पाएंगे, लेकिन इतने ही आप याद कर लेना, ठीक है ना। अब देखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखते नहीं हैं, समस्याएं ही हैं बहुत सारी। चलो उसको तो कर ही लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, आपको पता ही है, सबसे लंबा कार्यकाल था। गुलजारीलाल नंदा, ये याद रखना है आपको, गुलजारीलाल नंदा पहले कार्यवाहक थे। पहले तो आपको याद ही रखना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री की विदेश में मृत्यु हुई थी और उन्होंने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान, ठीक है। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने इसमें जय विज्ञान और जोड़ दिया था। गुलजारीलाल नंदा दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। इसको आप इसमें से देख लेना, और आपके पास नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। देख लो, ये तो आपको याद करने की चीज़ें हैं, इनमें कोई समझाने वाला कुछ भी नहीं है। देख लो एक बार, अगर नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं हाथ नहीं रख रही हूँ, आजकल आप लोग बोलते हो पूरी बुक पे तो आप ही का हाथ रहता है, ठीक है। अब देखिए, 2023 में नरेंद्र मोदी को ग्रीस ने द ग्रेट, ये तो देखिए बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इनको तो आपको रहने ही दो। बहुत विश्वास प्रस्ताव, एक तो होता है देखिए विश्वास प्रस्ताव, एक होता है अविश्वास प्रस्ताव। इस प्रस्ताव का प्रावधान लोकसभा के प्रक्रिया संबंधी नियमों में नहीं है। विश्वास प्रस्ताव का प्रारंभ भारतीय संसदीय परंपरा की देन है। विश्वास प्रस्ताव मंत्री परिषद द्वारा लोकसभा का विश्वास प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। मंत्री परिषद होती है, उसका लोकसभा में विश्वास प्राप्त करने के लिए विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। यदि लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पास नहीं होता है तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। चरण सिंह पहले प्रधानमंत्री थे जो छठी लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन चर्चा से पहले ही उन्होंने क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। वीपी सिंह पहले प्रधानमंत्री हैं जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। अटल बिहारी वाजपेयी एक मत से विश्वास प्रस्ताव में हारे थे। विश्वास प्रस्ताव लेकर लेकिन मतदान से पहले ही त्यागपत्र दे दिया। ऐसे करने वाले भी चरण सिंह के पास दूसरे प्रधानमंत्री हैं। अगली बार हारे थे वो, यहाँ तो उन्होंने पहले ही दे दिया था। एच.डी. देवगौड़ा दूसरे प्रधानमंत्री है। यहाँ पर देखिए अटल बिहारी वाजपेयी तीसरे प्रधानमंत्री, विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए, एक वोट से हारे थे। अब तक 12 विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाए जा चुके हैं। छठी लोकसभा, ये देखिए ये वाले कोई क्वेश्चन आते भी नहीं हैं। भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव को उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 118 के तहत प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के लिए नियम बना सकता है। लोकसभा में अपने नियम, अब ये देखिए, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करने के लिए लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करने के लिए लोकसभा में लाया जाता है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए अनुमति मांगने वाले सदस्यों को उस दिन 10 बजे तक महासचिव को उस प्रस्ताव की लिखित सूचना देनी होती है। यदि अध्यक्ष की राय में प्रस्ताव नियमानुसार है तो अध्यक्ष लोकसभा में प्रस्ताव पढ़कर सुनाता है और उन सदस्यों को जो प्रस्ताव के पक्ष में खड़े होने के लिए कहता है। यदि कम से कम 50 सदस्य खड़े हो जाते हैं तो अध्यक्ष घोषणा करता है कि सभा प्रस्ताव रखे जाने की अनुमति देती है और प्रस्ताव पर सभा की अनुमति मिलने के 10 दिन के भीतर उस पर चर्चा होनी आवश्यक होती है। और यदि 50 से कम सदस्य खड़े हो तो अध्यक्ष द्वारा सदस्य को सूचित किया जाएगा कि उसे सभा की अनुमति नहीं है।
अगर 50 से कम सदस्य हैं तो उसको मना कर दिया जाता है कि आपको इसकी परमिशन नहीं है कि आगे इस पर बहस की जाए, और अगर 50 खड़े हो जाते हैं तो फिर आगे का प्रोसेस शुरू होता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती। भारत में पहला अविश्वास प्रस्ताव तीसरी लोकसभा में, ये याद रखना है, ये एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ये वाले प्रश्न देखिए ऐसे हैं कि जो औरों से आपको लीड दिला सकते हैं। पढ़ने का तरीका यही होता है कि जो सब पढ़ रहे हैं उसके अलावा हम उन छोटी छोटी चीज़ों को भी पढ़ें, और जो जितनी गहराई से, जो जितनी डेप्थ तरीके से आराम से रिलैक्स होकर पढ़ेगा वो आगे और उसे निकलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये एग्जाम में आया है, इसको छोड़ना नहीं है। भारत में पहला अविश्वास, देखिए एक तो यहाँ से आपको ये रामायण याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अविश्वास प्रस्ताव लाता कौन है और कब लाता है, लाने के बाद अगर पास हो जाता है तो क्या होता है। ठीक है, भारत में पहला अविश्वास प्रस्ताव तीसरी लोकसभा में आचार्य JB कृपलानी द्वारा 19 अगस्त 1963 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के विरुद्ध लाया गया था। प्रश्न ये आया था एग्जाम में, और ये कोई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में नहीं, ये शायद कोई ग्राम सेवक वगैरह के पेपर में आया था, और ये बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, अपने भी आ सकता है कि पहला अविश्वास प्रस्ताव एक तो एग्जाम में ये आया था, किसके प्रति लाया गया था, जवाहरलाल नेहरू के लिए, लेकिन लाया कौन था, आचार्य JB कृपलानी। 2 प्रश्न बनते हैं, तीसरी लोकसभा में आया था। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट है। इसमें तो सिर्फ आपको यही याद रखना है। अब तक कुल 28 अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाए जा चुके हैं, जिसमें सर्वाधिक 15 अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध लाए गए थे। एक बार 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने प्रस्ताव पास होने से पूर्व ही क्या कर दिया था, त्यागपत्र दे दिया गया था। ये याद रखना है, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं लाए जा सकते। अब देखिए, निंदा प्रस्ताव को तो छोड़ो, निंदा प्रस्ताव भी लोकसभा में लाया जा सकता है, और इसका भी कोई विशेष कारण नहीं होता। इसको मंत्रिपरिषद के जो कार्य होते हैं उनकी नीतियाँ होती हैं, उनके विरुद्ध लाया जाता है ये निंदा, भाई उनकी निंदा कर रहे हैं। अब देखिए, भारत रत्न प्राप्त करता प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, गुलजारीलाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी, चरण सिंह और VP सिंह। मोरारजी देसाई एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न तथा निशाने पाकिस्तान, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि निशाने पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है, जो हमारे सिर्फ एकमात्र प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को दिया गया है। ये आपको याद ही रखना है, क्योंकि इसमें से तो शायद अभी तक प्रश्न बना नहीं है, लेकिन यहाँ से बन चुका है। ठीक है, प्रधानमंत्री जो अब तक मुख्यमंत्री रहे थे, याद करना चाहो तो कर लेना, वैसे हमने तो कहीं किया नहीं था, खैर कितना याद करेगा कोई इंसान, ये तो आपको याद ही करना है। ये तो आपको मैंने बताया है, HD इंदिरा गांधी, देवगौड़ा, गुजराल और मनमोहन सिंह। ये यूपी से राज्यसभा सदस्य थी, ये कर्नाटक से थे, और इंद्र कुमार गुजराल बिहार से थे, और मनमोहन सिंह असम से थे। ठीक है, याद रखना है आपको, ये बिहार से थे। ये हमारे हो गए प्रधानमंत्री कंप्लीट। और उप प्रधानमंत्री छोटा सा टॉपिक है उप प्रधानमंत्री का, तो ये है उप प्रधानमंत्री नाम का कोई पद हमारे संविधान में है ही नहीं। पहला प्रश्न तो यही बन गया। और संवैधानिक उप प्रधानमंत्री की स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 18वीं लोकसभा तक इस पद पर 7 बार उप प्रधानमंत्री बने हैं। पहले याद रख लेना, 8 व्यक्तियों को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा चुका है। 1979 में मोरारजी देसाई ने 2 प्रधानमंत्रियों को, ये पूछते हैं, मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री बने थे। चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। कोई संवैधानिक पद नहीं है, राजनीतिक पद है टोटल। प्रधानमंत्री की मृत्यु या अन्य परिस्थितियों में प्रधानमंत्री इसका पद ग्रहण नहीं करता है, ये भी याद रखना। प्रश्न सीधा से ऐसे बन जाएगा कि प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर उसकी जगह कौन कार्य, जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर उपराष्ट्रपति को वो कर लेते हैं, उपराष्ट्रपति बन जाएगा, तो ऐसे नहीं। इसमें तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मृत्यु या अन्य परिस्थितियों में प्रधानमंत्री अपना पद कोई नहीं देता, संपूर्ण मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाएगी मृत्यु होते ही, तो कुछ भी नहीं, फिर तो दोबारा बनेगी गवर्नमेंट। चौधरी चरण सिंह 2 प्रधानमंत्रियों VP सिंह और चंद्रशेखर के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ये रखे हैं, पहले का याद रख लेना, वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, अब मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद से संबंधित और महान्यायवादी और कैग 3 टॉपिक एक साथ ले लेंगे और उसको पढ़ लेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप लोग फिर उसको देखने में कतराते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति का जो सेकंड पार्ट है वो लगभग 40-42 मिनट की वीडियो है, उसको आप लोगों ने पसंद देखा ही नहीं है, शायद बड़ी है इसलिए, तो छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे
और मुझे बताना आप लोगों को कैसे पसंद, क्लास अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। मेरा उद्देश्य यहाँ पर सिर्फ इतना है कि अगर मुझसे 10, 15, 50, 100 लोग भी पढ़ रहे हैं तो उनमें से जितने सीरियस हैं उनको समझ में आना चाहिए बस। और जो मैं तो बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाती हूँ, बाकी आप लोगों को पता नहीं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, वो आप लोग कमेंट करना। और अगर वीडियो पसंद आई है और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, और इसको थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिया करो भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और ज्योग्राफी की अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।